कॉलेजेस खोलो, हॉस्टल्स खोलो। हमारे बच्चे और बच्चियों ने भी पढ़ना चाहिए। सरकार जितना सुनना था उतना सुने, बंद कर दिए। अब पैसा नहीं मिलता है, लेकिन हमने ऐवान के अंदर खड़े रहकर ये सवाल किया और सवाल करके सरकार से हमने ये पूछा कि आज 2 साल हो गए, एक स्कूल बताइए, एक कॉलेज बताइए कि जिन पैसों से तुम हमको हज के नाम के ऊपर देते थे उसके बदले में कितने तालीमी इदारे खोले हैं। तो एक भी तालीमी इदारा खोला नहीं गया है और कोई सवाल करने के लिए नहीं है। ठीक है, सियासी अपनी अपनी जमातें हैं, हमें भी मालूम है। अगर हम चाहते, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अगर चाहते तो किसने रोका था? हम 50 सीट लड़ सकते थे, हम 100 लड़ सकते थे, हम 200 लड़ सकते थे, किसी ने नहीं रोका और किसी की माइकल लाल में हिम्मत नहीं है हमें रोक कर दिखाने की। लेकिन अगर मजलिस अगर महज 3 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही तो यही वो कौम के ठेकेदार है जो हम पर उंगली उठा रहे और हमको ये कहते हैं कि तुम दलाली कर रहे, तुम भाजपा की बी टीम है। अगर हम रहते तो हम 50 सीटें लड़कर दिखाते, लेकिन हम जानते हैं कि हमें जहां पर आवाम की मोहब्बत मिलती है हम उसी इलाके के अंदर जाते हैं और हम आपके बीच में आए हैं तो आपकी मोहब्बतों की वजह से हमें आना पड़ा है, आपके यकीन की वजह से हम यहां पर आए हैं। जीत और हार लगे रहेगी, कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन आज अगर इस मुल्क के अंदर अगर हर राजनीतिक पार्टी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, यह इख्तियार दिया गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी लड़ सकती है, डीएमके लड़ सकती है, कांग्रेस लड़ सकती है, एआईएडीएमके लड़ सकती है, शिवसेना लड़ सकती है, समाजवादी लड़ सकती है। महज मजलिस अगर 2 सीटें 3 सीटें लड़ती है तो सारी तकलीफें हो जाती है और हमें हराने के लिए कोई गैर नहीं, हमारे ही कौम के वो दलाल जिन्होंने 70 सालों तक इस कौम को बेचने का काम किया है, धंधा किया है, तुम्हारा सौदा किया जाता है। यह हकीकत है, यह हकीकत से हम मुंह नहीं फेर सकते। हम आपसे सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए जा रहे हैं। 238 सीटें हैं तमिलनाडु में, 234 सीटें हैं। आपको जिसको देना है, जिस पार्टी के साथ आपको जाना है जाइए, लेकिन जो लोग आपके बीच में आ रहे हैं आपको ये कहने के लिए कि नहीं मजलिस को नहीं देना, तो उनसे कहना कि 234 सीटों में से 231 सीटें हम तय करेंगे कि किसको देना। लेकिन जहां मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने वकील साहब जैसे नौजवानों को उतारा है वहां मैं मजलिस का साथ दूंगा, ये बात उन्हें कहना। दोस्तों, इतनी दूर से हम सफर करके आए हैं तो एक यकीन के साथ आए हैं। हमारी भी ख्वाहिश है कि तमिलनाडु के अंदर हमारी भी आवाज ऐवानों तक पहुंचनी चाहिए, विधानसभा तक पहुंचनी चाहिए। जिस जमात के बारे में कहा जाता था कि ये महज मुसलमानों की जमात है, आज मुझे कितना फख्र होता है, कितनी खुशी होती है जब स्टेज के ऊपर मैं जनाब कन्ना बिरन साहब को देखता हूं,
इज़िल साहब को देखता हूं, मणि वन्नन साहब को देखता हूं तो मुझे भी बड़ी खुशी होती है। और यकीन मानिए ये सफर की शुरुआत हमने की है, इसका अंजाम क्या होगा देखा जाएगा, लेकिन एक ताकत बनकर खड़े रहे तो इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारे भी झंडे विधान सौधा के अंदर लहराएंगे। ये यकीन के साथ हम कहते हैं। नहीं, ये तो सिर्फ मुसलमानों की जमात है, अक्सर यही कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम दिल पे ठान ले, अगर एक यकीन पैदा कर ले हमारे अंदर कि हां मैं बदलाव ला सकता हूं और ला सकते हैं हम, अगर उसकी कोई जिंदा मिसाल तुम्हें देखना है तो तुम्हारा ये बेटा, तुम्हारा भाई इम्तियाज जलील आपके सामने खड़ा है। 20 साल महाराष्ट्र के औरंगाबाद से आता हूं मैं, 20 साल लगातार वहां से शिवसेना जीत कर आती। शिवसेना लगातार 20 सालों से एमएलए किसका, तो शिवसेना। 20 साल लगातार एमपी किसका, तो शिवसेना। हमारे जहनों के अंदर यह बात डाल दी गई थी कि नहीं, ये कभी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ नहीं सकते, ये जीत ही नहीं सकते हैं। हमारे जहनों के अंदर ये बात बताई गई कि नहीं, हमको सेक्युलर पार्टी को वोट देना है, और हम देते। मजलिस नहीं थी, हम भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना जैसी पार्टियों को ता क़यामत तक हम इन्हें कभी वोट नहीं डालेंगे, कभी नहीं डालेंगे। लेकिन हमारे जहनों के अंदर बताया गया कि अगर उन्हें हराना है तो सेक्युलर पार्टियों को वोट दो, और हम देते आए, हम देते आए। नतीजा क्या हुआ कि हम वोट देते कभी कांग्रेस को सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर। जो उलमाए किराम ये कह रहे हैं कि सेक्युलर पार्टियों को वोट दो, तो सुनिए, बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूं, हमारी तरफ है इन बच्चों के लिए कब तक हमें इस तरह बांट कर बिखेर कर रखा जाएगा। इसके बारे में, इस कौम के बारे में कहा जाता है कि हम बड़ी आसानी से बिक जाते हैं। नहीं बिकते हैं। गए वो दौर जब हमें खरीदने के लिए आते थे, अब मजलिस आई है, और जब मजलिस आई है तो ये कहने के लिए आई है कि बाजार के अंदर कुत्ते और बिल्ली के बच्चे बिकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है। नहीं बिकते हैं शेर के बच्चे। कितने भी पैसे लगा ले, बाजारों के अंदर जाकर कुत्ते और बिल्ली के बच्चे और बकरी के बच्चे खरीदे जा सकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं है मेरे भाई। इसीलिए जब हम मैदान के अंदर उतरे तो लोगों ने कहा कि देखो अब ये एमआईएम भी आ गई है, अब महाराष्ट्र में एमपी का इलेक्शन भी लड़ेगी। कौन के दलाल फिर मैदान में उतरे और कहने लगे कि अब तो इलेक्शन लड़ने की जरूरत ही नहीं है, एमआईएम आई है, वोट काटेगी, फिर से भाजपा जीत कर आएगी, शिवसेना जीत कर आ जाएगी। हमने अपनी आवाम से कहा, भाइयों 20 साल हम उन्हें देते आए हैं, जीतती कौन थी, तो शिवसेना भाजपा जीत कर आती थी। हमने उन सेक्युलर पार्टीज को कहा कि तुम्हारे में अब वो ताकत और हिम्मत नहीं है इन्हें हराने के, तुम हटो, हम आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आवाम से हमने कहा, एक धक्का लगाओ तो सही। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा धक्का लगाए कि 20 साल की शिवसेना को हमने वहां से हटाया और हमारे मजलिस के झंडे को हमने लहराया। अगर हम वो वहां कर सकते हैं तो इस इलाके के अंदर क्यों नहीं कर सकते। उस वक्त तो हम अकेले थे, लेकिन आज हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां, इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम कर सकते हैं दोस्तों, अगर दिल पे ठान ले
अभी एक जगह हम गए तो वहां पता चला कि डीएमके के कुछ लोगों ने इस तरह का डर का और खौफ का माहौल तैयार करके रखा है, लोगों को डराया जा रहा है। वो ये समझ नहीं रहे हैं कि इलेक्शन के वक्त अगर कोई सबसे ज्यादा ताकतवर रहता है, सबसे ज्यादा इलेक्शन के वक्त अगर किसी के पास ताकत रहती है तो किसी राजनीतिक पार्टी या किसी उम्मीदवार की ताकत नहीं होती है। 5 साल के अंदर अगर सबसे ज्यादा ताकत अगर किसी के पास होती है तो ये आवाम के पास वो ताकत होती है। मेरे भाइयों, ये आप लोगों के हाथ में होता है कि किसे चढ़ाना और किसे गिराना, क्योंकि जब अंदर जाते हैं तो अकेले जाते हैं। किसके बटन के ऊपर मोहर लगाते हैं ये आप तय करते हैं। आपको लगेगा कि हम यहां पर वकील साहब के लिए वोट मांगने के लिए आए हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, भले ही आपका उम्मीदवार वकील साहब है, लेकिन आपको इनके चेहरे के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखने की जरूरत है मेरे भाई। इसलिए कि अगर हम यहां से तमिलनाडु से अगर हम जीतते हैं, जीतेंगे तो वकील साहब, लेकिन ताकत मिलेगी मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को। और वो आवाज जो आज पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से गूंजती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ओपन चैलेंज करता हूं, मैं ओपन चैलेंज करता हूं, जो अपने आप को सेक्युलर जमातें कहते हैं, 1000 करोड़ रुपया माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया गया। इस साल के बजट के अंदर क्या था वो बजट? हमारे बच्चे बच्चियों की तालीम के ऊपर, स्कॉलरशिप के ऊपर 1000 करोड़ रुपए का बजट खत्म कर दिया गया। और जिसे आप ये समझकर वोट देते हैं कि ये तो मेरा नुमाइंदा है, ये मेरी आवाज पार्लियामेंट तक, ऐवान तक पहुंचाएगा, मैं चैलेंज करता हूं कांग्रेस के, डीएमके के किसी एक एमपी ने उस ऐवान के अंदर खड़े रहकर अगर ये आवाज उठाई कि आपने मोदी साहब 1000 करोड़ रुपया हमारा कम कर दिए, क्यों किए? नहीं, इसके लिए तो उम्मीद करेंगे कि आवाज कौन उठाएगा, तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी उठाएगा। सीए एनआरसी का मुद्दा जब हमारे बुजुर्गों से यह पूछा जाने लगा कि बताओ कि तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए तो कागजात दिखाओ, तो मेरे अंदर मोदी साहब सुनो, अगर तुम्हें कागजात देखने हैं तो न जाने ऐसे कितने कब्रिस्तानों के अंदर हमारे बुजुर्ग दफन है, वो है हमारे कागजात, वो है हमारे कागजात। बोलेगा कौन? अवैसी। अवैसी ने बोलना चाहिए। शरीयत का मुद्दा कौन बोले? तो अवैसी साहब ने बोलना चाहिए। लेकिन वोट देने की बात आई, नहीं, हम सेक्युलर पार्टी के साथ जाएंगे, हम डीएमके के साथ जाएंगे, हम एआईडीएमके के साथ जाएंगे, हम कांग्रेस के साथ। तब तक एक बार अपने दिल से पूछो कि क्या हम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हैं। पूछिए अपने दिल के उस आवाज को। कब तक? मेरे भाइयों, हम आप लोगों से अदबन ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस मुल्क के नौजवानों को कुछ सिखाया है तो वो ये सिखाया है कि हम पर कितनी भी आफतें आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, ये मुल्क हमारा है, और अगर इस मुल्क में जीना है तो सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सीखो। ये सीख हमें दी है। एक सीट
यहां पर जिताएंगे आप, लेकिन उसकी गूंज पार्लियामेंट तक सुनाई देगी। उसकी गूंज असदुद्दीन अवैसी साहब को और ज्यादा ताकत बख्शेगी। मुल्क किस राह पे जा रहा है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आने वाला वक्त कैसा रहने वाला है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मुझे मालूम है कि वकील साहब 5 साल पहले आपके बीच में आए थे। हम आज अलग अलग राज्यों के अंदर अगर जाते हैं तो हम लोगों को देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि वहां की आवाम मजलिस से कितनी मोहब्बत करती है। मैं आज आप लोगों के बीच में आया हूं, आपकी आंखों के अंदर मैं देख रहा हूं कि 6 तारीख के दिन इंशाअल्लाह यहां पर आप लोग सिर्फ पतंग उड़ाने वाले हैं। एक सीट हम आपसे यहां मांग रहे हैं। 233, 231 सीटें आप फैसला करिए और हम आपको यकीन दिलाते हैं, एक यकीन दिलाकर जाना चाहते हैं। अगर हम यहां से जीत कर आए, कोई भी कहीं पर भी जा सकता है, किसी भी पार्टी के साथ जा सकता है। हम आपको यकीन दिलाने के लिए आए कि हम किसी भी सूरत के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कभी जा नहीं सकते हैं और कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि इस मुल्क को अगर किसी ने बांटने का काम किया है, मजहबों के अंदर बांटने का काम किया है, ये बहुत खूबसूरत मुल्क है मेरे भाइयों, बहुत खूबसूरत मुल्क है। अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब के लोग यहां पर रहते हैं और यही इस मुल्क की खूबसूरती है। लेकिन इस मुल्क की खूबसूरती को इस मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब इसे पूरी तरह से कुचलना चाहते हैं। यह मुल्क की खूबसूरती क्या है? वकील साहब जो तकरीर करने के लिए खड़े थे तो वो तमिल के अंदर कुछ बात कर रहे थे। मैं बड़े गौर से सुन रहा था और सोच रहा था कि कुछ तो समझ पाऊं, लेकिन नहीं समझ पाया। यही खूबसूरती है इस मुल्क की कि हम अलग अलग जबानों के अंदर बटे हैं, अलग अलग मजहबों के अंदर, अलग अलग धर्मों के अंदर बटे हैं। आपके खाने के तरीके हमारे खाने के तरीके, आपके पहनने के तरीके हमारे पहनने के तरीके अलग अलग है। लेकिन जब हम सब एक साथ मिलकर आ जाते हैं तो हम सब हिंदुस्तानी कहलाते हैं, भारत देश के नागरिक कहलाते हैं। यह हमारी ताकत है। आज जब बेंगलोर से हम आ रहे थे तो अन्ना बिरन साहब, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कई सालों से कि आप जो धोती जो पहने हैं वो हम भी पहने। तो बेंगलोर से आते वक्त हमने हमारे साथ जो बेंगलोर की टीम थी उनसे ये ख्वाहिश जाहिर की कि हम भी